इसे गलती से भी इमेजिन मत करना। आप एक डेयरी बिजनेस चलाते हो, आपका डेयरी लॉस हो रहा है, बिजनेस बंद करने की कगार पे है, ना आपके पास कोई इन्वेस्टर सपोर्ट है, ना कोई इंटरनेशनल बैंक आपके पास, इससे आप बचा सकते हो अपने बिजनेस को। और आपका कंपटीटर है अमूल, क्या करोगे? 2021 में एक कंपनी 1000 करोड़ का बिजनेस करती है। इस कंपनी का नाम होता है मिल्की मिस्ट। दिस इज नॉट जस्ट a रेगुलर सक्सेस स्टोरी, बट इससे आपको एक आइडिया मिलेगा अबाउट हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल ब्रांड इन दिस मॉडर्न मार्केट। ये कहानी है उस आखिरी पास को ड्रॉपआउट की जिसने 2000 करोड़ की डेयरी कंपनी बनाई, वो भी अमूल जैसे जायंट डेयरी कंपनी के होने के बावजूद। उस एंटरप्रेन्योर का नाम है सतीश कुमार। चलो लेट्स सी हाउ सतीश बिल्ड हिज कंपनी। एरोड के पास एक छोटा सा गांव, जहाँ से शुरू होती है सतीश कुमार की कहानी। सतीश के पिता और चाचा पहले हैंडलूम का काम करते थे, लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने वो काम छोड़कर डेयरी बिजनेस शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब पूरे भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन का असर देखने को मिल रहा था। ऑपरेशन फ्लड, which ran from 1970 to 1996, is the world's largest dairy development program, where the farmers would collectively decide their rates and sell directly to the dairy. This was the part of Operation Flood under the newly formed National Dairy Development Board, the world's biggest dairy development program that transformed India from milk deficiency into the world's largest milk producer. इस कारण बहुत लोग डेयरी बिजनेस से जुड़ रहे थे और सतीश के पिता और चाचा ने भी इसी उम्मीद के साथ अपना डेयरी व्यापार शुरू किया था। शुरुआत में वो आसपास के किसानों से दूध खरीद कर बेंगलुरु बेचते थे, लेकिन इस व्यापार में कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। उल्टा उनका ये बिजनेस लॉस में चल रहा था। 1990 के दौरान उनके चाचा ने ये व्यापार छोड़ दिया और 1992 तक उनके पिताजी भी इस बिजनेस को बंद करने का सोच रहे थे। उस समय सतीश कुमार 8वीं कक्षा में थे। परिवार के हालात को देखकर उन्होंने स्कूल छोड़कर अपने पिता को बिजनेस में मदद करने का सोचा। सतीश ने फैसला किया कि अब वो पिताजी का डेयरी बिजनेस संभालेंगे। उसने सोचा अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। पहले तो मिल्क बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम थे, 3 से 4%। दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि दूध जल्दी खराब हो जाता था और उसे सही तरीके से स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं था, और इन सब वजह से लॉजिस्टिक का कॉस्ट आ रहा था वो बहुत ज्यादा था। इन सभी सवालों का जवाब उन्हें तब मिला जब वो बेंगलुरु के व्यापारी से मिले जो उनका दूध खरीदता था। सतीश ने जो देखा बेंगलुरु में, वो चीज उनके पूरे बिजनेस को बदल कर रख देने वाली थी। सतीश को ये समझ में आया कि व्यापारी दूध को डायरेक्ट नहीं बेच रहा था, बल्कि उससे पनीर बनाकर बेच रहा था। सतीश को ये समझ में आया कि वैल्यू एडिशन इनके बिजनेस को बचा सकता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। वैल्यू एडिशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बिजनेस फिलोसफी में जिसमें आप किसी प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हो और फिर उसको मार्केट में बेचते हो, जिससे आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। अगर हम दूध को सीधा मार्केट में बेचेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होंगे और दूध जल्दी खराब भी हो जाता है। लेकिन हम उस दूध को अगर पनीर बनाकर या घी बनाकर बेचे तो प्रॉफिट 2 या 3 गुना बढ़ सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए सतीश ने पनीर बनाना शुरू किया। इससे सतीश को 3 बड़े एडवांटेजेस मिले। पहला, हाई प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि पनीर दूध के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट देता था। दूसरा, पनीर की शेल्फ लाइफ दूध से काफी ज्यादा होती है, तो ज्यादा दिन तक स्टोर किया जा सकता था। तीसरा, उस समय कोऑपरेटिव्स का ज्यादा फोकस पनीर पर नहीं था, इसलिए कंपटीशन कम था। इन 1993 सतीश ने पहली बार 10 केजी पनीर का बैच बेंगलुरु भेजा। उस दौर में पनीर ज्यादातर अमीर लोगों तक सीमित था और नॉर्थ इंडिया में पनीर काफी पॉपुलर था एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। सतीश ने इस गैप को देखा और मार्केट में अपनी जगह बनाई। उसी वक्त और एक चीज सतीश के फेवर में जाती है, वो थी ग्लोबल लिबरलाइजेशन। पर कैसे? लेट 1990s तक ग्लोबल लिबरलाइजेशन का असर पूरे भारत में दिखने लगा था। लोग ज्यादा अवेयर होने लगे थे क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स अपने एड कैंपेन्स में न्यूट्रिशन और क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। डेयरी फूड्स में भी ये शिफ्ट दिखने लगा और वेजिटेरियंस हाई प्रोटीन फूड जैसे पनीर ज्यादा खरीदने लगे थे। 1995 तक सतीश रोज 50 से 100 किलो पनीर बेचने लगे थे। इन 1998 सतीश नेम्ड हिज कंपनी एज मिल्की मिस्ट और उसी साल उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 10 लाख का लोन भी लिया टू परचेज सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स। सब सही चल रहा है।
पनीर की डिमांड भी बढ़ रही थी। सो सतीश को तो आसान रहा होगा टू बिल्ड हिज बिजनेस। वेल नो, सिंस वो ग्रो कर रहे थे तो एक्सपेंशन भी एक नेसेसरी स्टेप था। उसके लिए उन्हें और रॉ मीट की सप्लाई चाहिए थी। पर यहाँ पे 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली बड़ी प्रॉब्लम थी दूध की क्वालिटी में इनकंसिस्टेंसीज, क्योंकि डेली इंडस्ट्री उस वक्त बहुत फ्रेगमेंटेड थी। इसका मतलब था हर फार्मर के पास सिर्फ 2-3 काउस होती थी और ऐसे हजारों फार्मर्स थे। इस वजह से उनको टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करना और क्वालिटी इंप्रूव करना मुश्किल हो रहा था। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी फार्मर्स का किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड ना होना। अगर किसी दूसरे बायर ने उनको ज्यादा दाम दे दिया तो वो वही दूध बेच देते थे, जो सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर देता था। लेकिन मिल्की मिस्ट ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके सॉल्व किया। पहली जो प्रॉब्लम थे इनकंसिस्टेंट क्वालिटी की, उसको दूर करने के लिए उन्होंने कई फार्म अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किए। इन प्रोग्राम के जरिए फार्मर्स को कैटल न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया। उन्हें समझाया कि गायों को क्या खिलाना चाहिए ताकि दूध की क्वालिटी अच्छी हो। साथ ही उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी एजुकेट किया, जैसे कि ऐसे मशीन्स जो उनका काम आसान कर सके और इनकम बढ़ा सके। दूसरी प्रॉब्लम जो थी फार्मर्स की लॉयल्टी की, उसके लिए सतीश ने पहले उनके प्रॉब्लम्स को समझा। फार्मर्स को बैंक लोन मिलने में दिक्कत होते थे और उनकी कैटल की अच्छी मेडिकल केयर भी अवेलेबल नहीं थी। सतीश ने रेपो यूज करके फार्मर के लिए लोन का अरेंजमेंट किया और एक प्रॉपर मेडिकल टीम भी ऑर्गेनाइज की जो सब्सिडाइज रेट पर फार्मर्स को अवेलेबल थी। इस तरह सतीश ने फार्मर्स की लॉयल्टी जीत ली। इस स्ट्रेटेजी के जरिए मिल्की मिस्ट ने अपने सप्लाई को तो बढ़ा लिया, अब बारी थी उस सप्लाई को मार्केट में बेचने की। इसके लिए उन्होंने 5 स्टार होटल को टारगेट किया, क्योंकि ये होटल्स पनीर की क्वालिटी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। लोकल वेंडर्स उनकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पा रहे, लेकिन मिल्की मिस्ट ने उनकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। इस वजह से मिल्की मिस्ट को 5 स्टार होटल का एक एक्टिव कस्टमर बेस मिल गया। लेकिन यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने रिटेल मार्केट में भी एंटर करने का सोचा। पर यहाँ पर और एक प्रॉब्लम थी। उस वक्त लोकल शॉप्स में प्रॉपर रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे जो उनके प्रोडक्ट को सही तरीके से स्टोर कर सके, और ट्रांसपोर्ट ट्रक्स में भी चिलिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिल्की मिस्ट ने बहुत बड़े स्टेप्स उठाए। सबसे पहले उन्होंने 20,000 चिलर यूनिट्स लोकल रिटेल शॉप्स में देने का फैसला किया जो उनके प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। साथ ही उन्होंने ट्रांसपोर्ट ट्रक्स में भी चिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करवाई ताकि पनीर और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। जो 20,000 चिलर रिटेल शॉप्स पर लगाने की स्ट्रेटेजी थी वो काफी कामयाब रही, लेकिन जो ट्रक्स हायर किए गए थे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कूलिंग बंद कर देते थे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ अफेक्ट हो रही थी। और इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल्की मिस्ट के पास नहीं था, क्योंकि ये ट्रक्स थर्ड पार्टी को बिलोंग करते थे। इस चैलेंज का समाधान करने के लिए मिल्की मिस्ट ने खुद के ट्रक्स खरीदने का फैसला किया और उन्हें प्रॉपर कूलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की। 2008 तक मिल्की मिस्ट इंडिया की एक ऐसी कंपनी बन गई जिसके पास वन ऑफ द बेस्ट कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक सिस्टम था। आज मिल्की मिस्ट 300 से भी ज्यादा वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचता है और हर रोज 7 मेट्रिक टन के हिसाब से पनीर उनकी कंपनी में मैन्युफैक्चर किया जाता है। 7,000 से भी ज्यादा फार्मर्स काम करते हैं मिल्की मिस्ट के साथ, जो उनकी सक्सेस की एक मिसाल है। इस केस स्टडी से हमें 3 चीजें सीखने मिली। फर्स्ट, अगर आपका प्रोडक्ट एक कमोडिटी मार्केट में आता है, then value addition can change your entire game for business. Second, collaborate with your own partners. यहाँ मिल्की मिस्ट ने अपना फायदा भी देखा और साथ ही साथ अपने फार्मर्स को भी फायदा करवाया। Third is quality. Even slightest thing can degrade your product quality. So छोटी से छोटी चीज मैटर करती है। That's it.